गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है ब्लूम के उद्देश्य को वर्गीकरण के बारे में विस्तृत रूप से लिखिए। यानी कि कहने का मतलब राइट इन डिटेल अबाउट द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यानी ब्लूम के उद्देश्य जो है उसको आप वर्गीकरण के बारे में, ब्लूम के उद्देश्य का वर्गीकरण के बारे में बताइए। या इसी का दूसरे में भाषा में पूछ सकता है, किसी आकलन में शामिल अधिगम के सभी अनुक्षेत्र चाहे संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो या मनुक्रियात्मक की अवधारणा से अवगत करें। या पूछ सकते हैं, इसी को इंग्लिश में कहेंगे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑल डोमेन्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व इन द असेसमेंट। इसको और क्वेश्चन पूछ सकता है बदल, अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के संदर्भ में ब्लूम का वर्गीकरण की चर्चा करें। देखिए आगे इसका हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में कह रहा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली कैसा है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। अतः शिक्षा में ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। कह रहा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः शिक्षा में ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। कैसा हो? बालक का सर्वांगीण विकास हो। शैक्षिक उद्देश्य का सबसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से, कह रहा है, शैक्षिक उद्देश्य का सबसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण बेंजामिन 5 कह रहा है, शैक्षिक उद्देश्य का सबसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों द्वारा 1956 में किया गया। यानी बेंजामिन और क्या करे, ब्लूम के तथा उनके सहयोगी के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से, कब आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण कब किया गया? 1956 में किया गया। देखिए करा ब्लूम के इस शैक्षिक वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है। करा ब्लूम के इस शैक्षिक वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्लूम को इस शैक्षणिक वर्गीकरण को क्या नाम से जाना जाता है? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण मानव व्यक्ति की अपेक्षा के आधार पर किया है। करा ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण मानव व्यक्तित्व के मानव व्यक्तित्व के अपेक्षाओं के आधार पर किया है। हम जानते हैं कि बालक का व्यक्तित्व का विकास 3 क्षेत्रों में से होता है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा मनुक्रियात्मक पक्ष। अधिगम या सीखने के दौरान ये तीनों पक्ष या क्षेत्र अलग अलग होते हुए भी सम्मिलित होकर ही पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। जैसे शतरंज का खेल खेलने के लिए एक खिलाड़ी के लिए शतरंज का नियमों का ज्ञान, संज्ञानात्मक खेल के प्रति धनात्मक रुचि एवं अभिवृत्ति, भावात्मक एवं खेल के मोहरों को बोर्ड पर सही से सजाना एवं चलना, मनुक्रियात्मक, तीनों ही परम आवश्यक है। तो जैसे मान लिया जाए, कहने का मतलब शतरंज के खेल खेलते हैं यानी चेस जो खेलते हैं, उसमें खिलाड़ी के लिए शतरंज का नियमों का ज्ञान किसका बताता है? संज्ञानात्मक बताता है। खेल के प्रति धनात्मक रुचि एवं अभिवृत्ति क्या बताता है? भावात्मक बताता है। एवं खेल के मोहरों यानी जो उसका राजा का सहयोगी मंत्री होता है, मोहरों को बोर्ड पर सही से सजाना एवं चलना, मनुक्रियात्मक, तीनों ही परम आवश्यक ही होते हैं। अगर तीनों में से किसी प्रकार की कमी रहा तो लोग जल्दी से हार जाते हैं, इसलिए जीतने के लिए तीनों जरूरी है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में वैसे उद्देश्य को शामिल किया जाता है, कह रहा है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में वैसे उद्देश्य को शामिल किया जाता है जिनका संबंध ज्ञान के स्मरण
प्रत्यक्षीकरण करने तथा बौद्धिक योग्यताओं के विकास करने से है। कह रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य में वैसे उद्देश्य को शामिल किया जाता है जिनका संबंध ज्ञान के स्मरण, प्रत्यक्षीकरण करने तथा बौद्धिक योग्यताओं के विकास करने से है। कह रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य जो है, उद्देश्य में वैसे उद्देश्य को शामिल किया जाता है जिनका संबंध ज्ञान के स्मरण यानी ज्ञान को याद करना, प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष रूप से देखना करने, प्रत्यक्षीकरण करने तथा बौद्धिक योग्यता के विकास करने से। कह रहा है बौद्धिक योग्यता यानी बुद्धि की योग्यता के आधार पर करने से, अर्थात यह उद्देश्य मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। कैसा होता है? मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को 6 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें सरल या निम्न स्तर लो लेवल से लेकर जटिल यानी ऊंचे स्तर हाई लेवल के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहला है ज्ञान, नॉलेज। इससे बच्चों को तथ्यों, आंकड़े, जानकारी, शब्दों, नियमों, सिद्धांतों का प्रत्यय स्मरण यानी रिकॉल, अभिज्ञान आदि कराने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें बच्चों के तथ्यों यानी तथ्य किस तथ्य से तथा उसका आंकड़े, जानकारी, शब्दों, नियमों, सिद्धांतों का प्रत्यय स्मरण यानी रिकॉल, अभिज्ञान आदि कराने का प्रयास किया जाता है। ज्ञान का उद्देश्य ज्ञानात्मक स्तर का निम्नतम उद्देश्य है। कह रहा है ज्ञान का उद्देश्य ज्ञानात्मक स्तर का निम्नतम उद्देश्य है। अवबोध या बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन। इस उद्देश्य में बच्चा को जो ज्ञान कराया जाता है, कह रहा है इस उद्देश्य में बच्चा को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है। कह रहा है इस उद्देश्य में बच्चा को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्यवस्था करना आदि। कह रहा है जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं का व्यवस्था करना आदि, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। कह रहा है इसमें नोट देखते हैं, बोध का अर्थ होता है नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित करना, नया नया जो नॉलेज है उसके प्रति समझ को विकसित करना। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, इसमें विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में समस्या के समाधान के लिए करता है। कह रहा है इसमें विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में समस्या के समाधान के लिए करता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना। विश्लेषण, एनालिसिस, इसमें विद्यार्थी सीखे ज्ञान या आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग या विभाजित करने की क्षमता होती है। कह रहा है इसमें विद्यार्थी सीखे ज्ञान या आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग या विभाजित करने की क्षमता होती है, ताकि तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। क्या कह रहा है? इसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। अब देखिए संश्लेषण, साइंथेसिस क्या होता है? संश्लेषण में नए अर्थ पर जोर देकर विषय सामग्री के विभिन्न अंगों को जोड़कर, कह रहा है संश्लेषण में नए अर्थ पर जोर देकर विषय सामग्री के विभिन्न अंगों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष निकालना आदि, इस सब बात को ध्यान में दिया जाता है। आगे देखिए, करा मूल्यांकन, उसके बाद इवैल्यूएशन होता है। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है, यह ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। देखिए कितना सीखा है वह क्या है? सर्वोच्च स्तर, यानी निम्न स्तर से देखिए कह रहा है निम्न स्तर से देखिए क्या कर रहा है, देखिए निम्न स्तर से, देखिए निम्न स्तर सबसे नीचे, सर्वोच्च स्तर ऊपर। सबसे पहले एक में है ज्ञान, उसके ऊपर निम्न से सर्वोच्च की ओर जा रहा है, निम्न ज्ञान है, उसके बाद बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। अब निम्न स्तर से अब देखिए भावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन। भावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन,
भावात्मक पक्ष में वैसे उद्देश्य शामिल है जिसका संबंध बालक की रुचि, अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से। कह रहा है भावात्मक पक्ष में वैसे उद्देश्य शामिल है जिसका संबंध बालक की रुचि, अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से। भावात्मक पक्ष मुख्यतः बालक की अभिरुचि और अभिवृत्ति से जुड़ा। क्या रहा, भावात्मक पक्ष जो होता है मुख्यतः बालक की अभिरुचि तथा अभिवृत्ति से जुड़ी हुई होती है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य को क्या भाग में बांटा गया है? 6 भाग में बांटा गया है। अभिग्रहण करना, ध्यान देना या जिज्ञासा, रिसीविंग और अटेंडिंग, यह भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्न स्तर है। कह रहा है यह भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्न स्तर है। इसमें विद्यार्थी को सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए। कह रहा है इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए। जैसे प्रदूषण के प्रभाव को जानने की इच्छुक होना, जैसे प्रदूषण के प्रभाव को जानने की इच्छुक होना। इस स्तर में विद्यार्थी को उद्दीपक लक्ष्य के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है। कह रहा है अपने लक्ष्य के प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना पड़ता है। देखिए अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्डिंग, इसमें विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान ही नहीं देता है बल्कि नवीन ज्ञान के प्रति अनुक्रिया भी करता है। कहने का मतलब इसमें विद्यार्थी जो है क्रिया पर केवल ध्यान ही नहीं देता बल्कि नवीन ज्ञान के प्रति अनुक्रिया भी करता है, नया नया ज्ञान के प्रति उसका रिएक्ट भी करता है। मूल्यांकन या अनुमूल्यन, देखिए कह रहा मूल्यांकन या अवमूल्यन क्या होता है, यहाँ देखिए कह रहा मूल्यांकन या अवमूल्यन, यह स्तर विद्यार्थी के विश्वासों एवं अभिवृत्ति पर आधारित होता है। क्या होता है, यह विश्वास एवं अभिवृत्ति पर आधारित होता है। इस स्तर का संबंध मूल्यों के प्रति स्वीकृति एवं आस्था से। इसका संबंध क्या है, इसका संबंध मूल्यों के प्रति स्वीकृति एवं आस्था से है। मूल्यों का संधारण, इसमें पुराने मूल्य के नवीन मूल्यों से संबंध पहचानना होता है। क्या होता है, इसमें पुराने मूल्यों से नवीन मूल्यों के संबंध को पहचाना जाता है। 5वां है व्यवस्थापन या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। इस स्तर पर मूल्यों को संगठित करके एक प्रणाली का निर्माण किया जाता है। क्या चीज़ का, एक प्रणाली का निर्माण किया जाता है। चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन, यह भावात्मक स्तर के उद्देश्य के स्तर का उच्चतम स्तर। कर रहा है यह भावात्मक स्तर के उद्देश्य के स्तर का उच्चतम स्तर है। मूल्यों, इस स्तर पर मूल्यों को व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुका होता है। क्या करता है, इस पर व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुका होता है। चरित्रीकरण, अब देखिए फिर यहाँ निम्न स्तर से उच्च स्तर में देखने पर सबसे नीचे अभिग्रहण होता है, उसके बाद अनुक्रिया, मूल्य आंकना, मूल्यों का संधारण, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण होता है। अब मनोक्रियात्मक पक्ष क्या होता है, यानी फिजिकल डोमेन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मनोक्रियात्मक या क्रियात्मक पक्ष में वैसे उद्देश्य को शामिल किया जाता है जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक एवं मनोगत्यात्मक कौशल से। किससे है, क्रियात्मक, को क्रिया के आधार पर क्या सीखता है, और मनोगत्यात्मक, मन के गति से क्या सीखता है। मनोगत्यात्मक पक्ष को 6 स्तर में बांटा गया। उत्तेजना, इम्पल्सन, यह क्रियात्मक स्तर का प्रथम स्तर है। क्या है, क्रियात्मक स्तर का प्रथम स्तर है। इसमें विद्यार्थी क्रिया का उत्तेजना करता है। किसमें क्या करता है, क्रिया का उत्तेजना करता है। कार्य करना, मैनिपुलाइजेशन, इसमें बालक को जब उत्तेजना प्रदान की जाती है, कह मैनिपुलाइजेशन, इसमें बालक को जब उत्तेजना प्रदान की जाती है तब वह कोई गत्यात्मक क्रिया करता है। क्या करता है, गत्यात्मक, गति के रूप में काम करता है। नियंत्रण, तीसरा कंट्रोल, देखिए तीसरा कंट्रोल कह रहा है। कंट्रोल, किसी गत्यात्मक कौशल से संबंधित क्रिया पर नियंत्रण करना, यानी कि किसी गत्यात्मक कौशल से क्या होता है, संबंधित क्रिया पर नियंत्रण करना होता है। सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन, इस स्तर में विद्यार्थी विभिन्न क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। स्वाभाविकरण, न्यूट्रलाइजेशन, इस स्तर के क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता आना चाहिए। कह रहा है इस स्तर के क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता ने स्वभाव से उसे काम करना चाहिए। आदत निर्माण, आदत को कैसे निर्माण, आदत निर्माण क्रियात्मक पक्ष का विकास का उच्चतम स्तर है। कह रहा आदत निर्माण क्रियात्मक पक्ष का विकास का उच्चतम स्तर है। इस स्तर की प्राप्ति पर छात्र में व्यवहार विकसित होता है। क्या होता है, छात्र में व्यवहार को विकसित किया जाता है।
देखिए इसको क्या किया है, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक फिर मार दिया, नीचे सबसे नीचे उत्तेजना होगा, 2 नंबर पर कार्य करना, 30 पर नियंत्रण करना, चौथा सामंजस्य करना, 5वां स्वाभाविक, और छठा क्या होगा, और अंतिम आदत निर्माण, कैसा आप आदत निर्माण करते, यही इसका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।